हुकूमत के लिए एक और बड़ा झटका। कुकिंग ऑयल का दरामदी बिल 1000 अरब रुपए तक जा पहुंचा। पाम ऑयल की तलब में इजाफा होने से मुश्किलात बढ़ने लगी। हुकूमत ने ज़रूरी साइंसदानों को खुर्दनी अजनास की पैदावार में बेहतरी की हिदायत जारी कर दी। आपको बताते चले, हुकूमत के लिए एक और बड़ा झटका। कुकिंग ऑयल का दरामदी बिल 1000 रुपए अरब तक जा पहुंचा। पाम ऑयल की तलब में इजाफा होने से मुश्किलात बढ़ने लगी। हुकूमत ने ज़रूरी साइंसदानों को खुर्दनी अजनास की पैदावार में बेहतरी की हिदायत जारी कर दी। आपको बताते हैं, हुकूमत के लिए एक और बड़ा झटका। कुकिंग ऑयल का दरामदी बिल 1000 अरब रुपए तक जा पहुंचा। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, कहिएगा। जब बात करें यहाँ पर ऑयल सीड के हवाले से, तो अनफॉर्चुनेटली जो इसका यहाँ पर दरामदी बिल है वो मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि वो तकरीबन 1000 अरब तक जा पहुँचा है या उसके लगभग जा पहुँचा है, जो हम खाने का तेल बाहर से दरामद करते हैं। क्या वजूहात हैं यहाँ पर, हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, इसके लिए बात करते हैं। ऑयल सीड साइंटिस्ट हाफिज साद बिन मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है। जी हाफिज साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, कितना रकबा बढ़ाया है आपने और कितनी जो दरामदी बिल है वो इस साल में बढ़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और हमारी ज़रूरियात एडिबल ऑयल की सूरत में, हम पोल्ट्री, फ़िश और लाइफ स्टॉक, इन चीज़ों के ये सारी आपस में कोरिलेटेड हैं। जब हम ऑयल के लिए कोई सीड बाहर से मंगवाते हैं, उससे मेन जो प्रोडक्ट पहले मील निकलता है वो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री और फ़िश इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। उसका जो बाई प्रोडक्ट है एडिबल ऑयल, वो ह्यूमन कंजम्पशन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम कसीर मिकदार में जो है पाम ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, जो हमारी फूड ऑयल क्रॉप हैं उनसे सस्ता हमें पड़ता है, तो उसकी बड़ी मिकदार हम यहाँ पे मंगवाते हैं। इस तरह ये तकरीबन अगर हम डॉलर में बात करें तो 4.5 बिलियन US डॉलर तक ये जो है ना इसका बिल हमारा पहुँच चुका है, जिसमें अब जो क्योंकि गवर्नमेंट भी इस पर बड़ी तवज्जो दे रही है और हमारे इदारे भी ऐसी वैराइटीज़ बना रहे हैं जिनकी प्रोडक्शन हमारे जो क्लाइमेट चेंज है, हाई टेम्परेचर है, इसके अंदर बड़ी अच्छी है। और अब जो इंडस्ट्री है उसके साथ भी लाइजान जो है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का बढ़ा है और जो लोकल प्रोक्योरमेंट है वो बड़े अच्छे तरीके से हो रही है और फार्मर को ये एक मुनाफा बख्श जो फसलों की तरफ ये जा रही हैं, जितनी भी कैनोला है, सनफ्लावर है, तिल है, बल्कि तिल हम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पिछले साल हमने तकरीबन 35 अरब रुपए के जो तिल वो एक्सपोर्ट किए हैं दूसरे मुल्कों में। इस तरह ज़रूरत इस बात की है कि हम ना सिर्फ अपना एरिया बढ़ाएं इन फसलों के अंदर, बल्कि इनकी पर एकड़ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाने पे जोर दें। और जो ऐसे एरियाज़ हैं जो हमारे फारिग पड़े हैं, जिधर कुछ नहीं लगाते, बलूचिस्तान का एरिया है, उन पे हम ऑयल। कुकिंग ऑयल का दरामदी बिल 1000 अरब तक जा पहुंचा। शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात के लिए। रुपया आज फिर तगड़ा, डॉलर नीचे और नीचे। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 48 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 215 रुपये 40 पैसे का हो गया। आपको बताते चलें, डॉलर की कीमत के हवाले से रुपया आज फिर से तगड़ा हो गया, डॉलर नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 48 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 215 रुपये 40 पैसे का हो गया। रुपया आज फिर तगड़ा हो गया, डॉलर नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 48 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 215 रुपये 40 पैसे का हो गया। दरिया चनाब के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल दोबारा बुलंद होने लगी। हेड कादराबाद से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा का पानी का रेला चनियोट की तरफ रवां दवा। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम इदारों के अफसरान और मुलाजमीन को अलर्ट जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं, दरिया चनाब के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होना शुरू हो गई। हेड कादराबाद से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा पानी का रेला चनियोट की तरफ रवां दवा। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम इदारों के अफसरान और मुलाजमीन को अलर्ट जारी कर दिया। आपको बताते हैं, दरिया चनाब के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होना शुरू हो गई। हेड कादराबाद से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा का पानी का रेला चनियोट की तरफ रवां दवा। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम इदारों के अफसरान और मुलाजमीन को अलर्ट कर दिया। आपको बताते चलें, सैलाब की सूरत हाल के बारे में। दरिया चनाब के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होना शुरू हो गई। हेड कादराबाद से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा पानी का रेला चनियोट की तरफ रवां दवा है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम इदारों के अफसरान और मुलाजमीन को अलर्ट जारी कर दिया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बाबर से। जी बाबर, बताइएगा।
بالکل جی، کل پی ڈی ایم اے کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دریائے چناب کے مقام سے ایک دفعہ پھر سے درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب جو ہے وہ متوقع ہے، چونکہ ملک میں حالیہ بارشیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اس سے سیلابی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، اور اس وقت کنٹرول روم کے مطابق چنیوڑ دریائے چناب کے مقام سے تقریباً 31,000 کیوسک پانی کا ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ گزشتہ روز یہی پانی 24,000 کیوسک کے قریب تھا، جس میں 7,000 جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا، اور اب پھر سے پانی کی سطح جو ہے وہ مسلسل طور پر بلند ہو رہی ہے، اور دوسری جانب پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب جو ہے وہ متوقع ہے، اور پیشگی انتظامات کرنے کی ہدایت کی گئی تھی تمام جو متعلقہ اضلاع ہے ان کے ڈپٹی کمشنر کو۔ گزشتہ روز بھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عمران عصمت پنو کی جانب سے ایک لیٹر جو ہے وہ جاری کیا گیا، جس میں انہوں نے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز، متعلقہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، انہیں پھر سے سیلابی صورتحال اگر خدا نخواستہ پیدا ہوتی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت جو ہے وہ کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں محکمہ ضلع انتظامیہ چنیوٹ کا کہنا ہے کہ تمام تر انتظامات جو ہے وہ مکمل ہیں، اور ہیڈ مرالہ کی اگر بات کی جائے تو ہیڈ مرالہ سے گزر کر پانی اس وقت جو ہے وہ ہیڈ خانکی اور قادر آباد کے مقام پر آ گیا ہے۔ تقریباً 2,21,000 کیوسک کا یہ سیلابی ریلا ہے جو ہیڈ مرالہ سے گزر کر خانکی اور پھر خانکی سے گزر کر اس وقت قادر آباد جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ آئندہ 8 سے 10 گھنٹوں میں یہی سیلابی ریلا جو ہے وہ چنیوٹ دریائے چناب کے مقام سے گزرے گا، اور متوقع طور پر یہ کہا جا سکتا ہے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کیوسک پانی کا یہ ریلا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس میں ایسے افراد جو بالکل دریائی بیٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، اس میں بری طرح فصلیں جو ہے وہ متاثر ہوں گی۔ تاہم شکریہ بابر منیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چنیوٹ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے چھوٹے دکانداروں سے روزی روٹی چھین لی۔ بغیر بجلی، بغیر یو پی ایس سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ سے دن کو چین ہے، نہ رات کو سکون۔ دکانداروں کے شکوے بڑھنے لگے۔ اسی بارے میں جان لیتے ہیں وقار گھمن سے۔ جی وقار، بتائیے گا۔ جی، گزشتہ 2 روز سے چنیوٹ شہر میں کافی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو دکاندار طبقہ خاص طور پہ جو تاجر ہیں وہ کافی پریشان ہیں۔ اس وقت بھی آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں، لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، بجلی نہیں ہے۔ ویلڈنگ کا ان کا کاروبار ہے، لیکن بجلی بند ہونے کی وجہ سے یہ اپنا کام نہیں کر پا رہے۔ کتنی لائٹ بند ہو رہی ہے سارا دن میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، کافی لائٹ، اب تو دوسرا دن ہے، کافی لائٹ جا رہی ہے۔ رات کو اب نیند بھی پوری نہیں ہوتی، بچے جاگتے ہیں۔ کم از کم رات کل سے لے کر اب تک 12 گھنٹے لائٹ جا چکی ہے۔ رات کو بچے نہیں سو پائے، ہم بھی سو نہیں پائے، دن سے کام سے فارغ بیٹھے ہیں، لائٹ نہیں ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کو چاہیے لائٹ ہمیں۔ کچھ لوگ اور بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کاروبار متاثر ہو رہے ہیں؟ کوئی نہیں کم بھائی جان، بالکل کوئی نہیں، پریشان ہی ہے جی۔ جدوں دی حکومت آئی پریشانی چل رہی ہے جی، بجلی کوئی نہیں، کم کوئی نہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، بہت مشکل گزارا ہو رہا ہے اپنا تا۔ بجلی نہیں آ رہی، کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بجلی نہیں آ رہی، کیویں کم کر رہے، دکان چلا رہے ہو؟ بس بہت مشکل نظام چل رہا ہے، بجلی نہیں آ رہی، بہت مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے جی۔ مہنگائی بہت ہے، بجلی نہیں آ رہی، رات کو بجلی بھی نہیں ہوتی، بہت مسئلہ کھڑا ہے جی۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، کوئی پتہ نہیں کب بجلی آ رہی ہے، کب جا رہی ہے، ٹرپ کر رہی ہے، ہر 1 گھنٹے میں 2 بار لائٹ جا رہی ہے۔ بہت شکریہ وقار گھمن، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بجلی چوری کو کنٹرول کرنے کے لیے فیسکو افسران نے رات کے اوقات میں سائٹ چیکنگ کی ہدایات جاری کر دیں۔ ٹوبہ سمیت جھنگ اور دیگر سب ڈویژن کے ایس ڈی اوز کو باقاعدگی سے رات کے اوقات میں چھاپے مارنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، کہیے گا۔ جی بالکل فیسکو کے نئے سپرنٹینڈنگ انجینئر فیصل رضا مارت نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ اپنا چارج سنبھالنے کے بعد انہوں نے ٹوبہ ٹیکسنگ، جھنگ اور دیگر سب ڈویژنز کے ایس ڈی اوز کو سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ بجلی چوری کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہوگی۔ بجلی چوری کو روکنے کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ تاہم روزانہ کی بنیاد پر بجلی چوروں کے خلاف جو کارروائی کی جائے گی اس کی رپورٹ بھی سپرنٹینڈنگ انجینئر کے دفتر میں بھجوائی جائے گی، اور اس حوالے سے تمام تر ایس ڈی اوز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ نہ صرف دن کے اوقات میں بجلی چوری کو روکنے کے لیے اقدامات کریں گے بلکہ رات کے اوقات میں مسلسل جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، سائٹ کا وزٹ کریں گے، اور باقاعدگی سے رات کو نہ صرف جو شہری علاقے بلکہ دیہی علاقوں میں دورے کیے جائیں گے، اور وہاں پر اگر بجلی چوری میں کوئی شخص ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف فی الفور کارروائی کی جائے گی، مقدمات درج کیے جائیں گے، اور ایسے ایس ڈی اوز جن کی کارروائی جب سے زیادہ ہوگی، ان کی کارکردگی سب سے زیادہ بہتر ہوگی، ان کو محکمانہ طور پر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ
सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। फैसल रजा मार्त ने SDOs को जो हदायत की हैं उसमें वाज़िया किया गया कि बिजली चोरी और दीगर जो ऐसे मामलात जिससे सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इन मामलात पर भी किसी तौर पर कोई समझौता बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्रिया मुबशर हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बात करें टोबा की तो टोबा चक 340 में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की खस्ता हाल इमारत की सुनी गई। पीर के रोज से तामीर और मरम्मत शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने अहकाम जारी कर दिए। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। आज बिल्कुल टोबा टेक्सिंग का नवाही इलाका है जहां पर गवर्नमेंट हाई स्कूल की हालत इंतहाई बुरी थी, खस्ता हाल की इमारत थी। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक नंबर 340, जिस पर हमें शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने नोटिस लिया है और वहां पर फिलफौर इस इमारत की मरम्मत के काम जारी किए हैं। महकमा बिल्डिंग ने डिप्टी कमिश्नर को यकीनदहानी करवाई है कि सोमवार तक इसकी मरम्मत शुरू हो जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर ज़ेरे तलीम तलबात जो है वो बआसानी तालीम हासिल कर सकेंगी। इस हवाले से बताया जा रहा है कि स्कूल कई सालों से टूट फूट का शिकार था, फंड्स भी आए लेकिन इसकी मरम्मत ना हो सकी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने खासी बरहमी का इजहार किया और स्कूल की इंतजामिया को यकीनदहानी करवाई है कि सोमवार से इसकी मरम्मत का आगाज हो जाएगा। जी शुक्रिया मुबशर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शोरकोट शहर की मुख्तलिफ शाहराह अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सिटी 41 न्यूज़ की निशानदही के बाद महकमा हाईवेज की जानिब से पतन रोड, कैंट रोड और शहर की मेन रोड पर मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल शोरकोट के जो शहर और जो गिरदुनवा के जो मुख्तलिफ जो शाहराएँ हैं वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी, जिसके बाद सिटी 41 न्यूज़ ने इसकी निशानदही की थी कि जो शोरकोट की मुख्तलिफ शाहराएँ हैं वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बनने की वजह से जो यहाँ से गुजरने वाले शहरी हैं, जो मुसाफिर हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। तो उसके बाद महकमा हाईवे जो है वो हरकत में आया है, इसका नोटिस दिया है, उसके साथ ही जो इनकी जो मरम्मती का काम है वो शुरू कर दिया गया है। तो मेरे साथ महकमा हाईवे के ऑफिसर असलम भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर ये बताइएगा कि ये कौन कौन सी शाहराएँ हैं, कहाँ पे मुरम्मत हो रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साढ़े एक्सीएन साहब का हुक्म है जिन्हें सड़कों के पैच वाले सारे कंप्लीट करना। शोरकोट पतनगढ़ महाराजा रोड, लारी अड्डा से तहसील चौक, शोरकोट सिटी से कैंट रोड, ये सब पैच वाले के सब मुकम्मल कर रहे हैं जी, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे जी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि एक्सीन हाईवे ने इसका नोटिस लेके फौरी तौर पे अहकाम जारी की, सड़कों पे जो मरम्मती का काम है वो फौरी तौर पे शुरू किया जाए, जिसके बाद ये पत्तन रोड का काम अहम शाहराहों का मरम्मती काम शुरू कर दिया गया। शुक्रिया शहजाद अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में 14 साला बहन माफी अल्ताफ का मुबैना अगवा। भाई बहन को बाजियाब करवाने के लिए पुलिस अफसरान और दीगर के पास चक्कर लगाने पर मजबूर हो गया। मगवी लड़की के भाई और बहन का कहना है कि पुलिस मुल्जमान के साथ मिली हुई है, किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही। CPO, IG, वजीर आजम और वजीर आला को भी बहन की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त के चक्कर लगाए गए मगर कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाशिर बड़ाई से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, 14 साला लड़की माफिया बीबी को 12 से 14 रोज हो चुके हैं, अगवा किया गया था। यहाँ घर से वो किसी तौर पर भी लापता हो चुकी थी, जिसके बाद उनके जो घर वाले हैं उनकी जानिब से मुतलका थाना ठीकरी वाला SHO को भी एप्लीकेशन दी गई। इसके साथ साथ दीगर जो पुलिस के सीनियर अफसरान हैं उनको भी एप्लीकेशन दी गई, लेकिन ताहाल इनकी जो बच्ची है वो बाजियाब नहीं हो सकी, जिसके बाद मजबूरन आज उन्होंने CPO को भी और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को भी जो है वो लेटर लिखती हैं कि मेहरबानी करके इनकी जो बच्ची है उसको बाजियाब करवाया जाए। इस वक्त लड़की माफिया की बहन और भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस वाले से मजीद उनसे बात करते हैं कि वो इसको लेकर क्या कहते हैं। तो मोहतरमा आप बताइएगा कि आपकी बहन को कितने दिन हो गए हैं घर से लापता हुई, और आपने जो एप्लीकेशन दी है थानों में, अभी तक क्या एक्शन हुआ है उस पर? उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज 14 दिन हो गए मेरी बहन को घर से फरार हुए, लेकिन ये हम ये बताइए वो फरार हुई है या लापता हुई है घर से? वो लापता हुई है, यहाँ घर से निकली है, वो दुकान पर गई है, दुकान से वो वापस घर नहीं आई। इस औरत ने पता नहीं उसको क्या जासा दिया है, किस बात के उसको लालच दिया है, वो घर से निकली और बाद में घर नहीं आई। हमें पता चला है कि इस औरत ने वो लड़की हमारी अगवा की हुई है। ये हम अगर थाने में रिपोर्ट करवाते हैं तो वो कहते हैं कि आप चले जाएं, आप ठीकरी वाले चले जाए। अगर वहाँ पे जाते हैं तो वो कहते हैं आप चौकी चले जाएं। ये हमारे साथ ऐसे हो रहा है। थाना हमारे से इंस्पेक्टर बात सुन रहा है, ना थानेदार इंस्पेक्टर बात सुन रहा है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। हम किस तरफ जाएं? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दे। अच्छा भैया, आप बताइए, जिस तरह उन्होंने कहा कि कोई भी जो थानेदार है या मुतलका पुलिस अफसरान है वो बात नहीं सुनते, तो वो कहते हैं कि आपको कि क्यों मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, क्या वजूहत है? हमें यही बता कह कर वो भेज देते हैं कि आ जाना कल आना, वो बात सुन ही नहीं रहे बिल्कुल भी। हम अगर उनके पास जाते हैं तो कह देते हैं कि
उन, उनके हम आज रेट मारेंगे कल मारेंगे, वो आता ही नहीं है। एक दो दफ़ा उन्होंने 15 पर कॉल किया, उनकी खातर तो फौरन आ जाते हैं। उनकी कॉल लेकर वो जल्दी आ जाते हैं, अगर हम जाते हैं तो हमारी बात कोई नहीं सुनता वहाँ पर। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा कानून है? जो जिनका आपने एप्लीकेशन में नाम लिखा है, जो मुल्ज़मान है, वो आपके कोई करीबी रिश्तेदार हैं? नहीं, हमारा करीबी नहीं है, वो बाहर वाले ही हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए। तो आपको क्या लगता है आपकी बहन को उन्होंने क्यों अगवा किया? वो बुरे काम करते हैं। वो गंदी औरत है, गंदे काम करती है, बच्चियों को लाकर लोगों की बच्चियां अगवा करती है और जना करवाती है वहाँ पर। वो ये बिल्कुल खातून मौजूद थी, उनकी आपने बात सुनी। अब इनके लायर हमारे साथ मौजूद है, मजीद इस हवाले से उनसे बात करते हैं कानूनी पॉइंट को लेकर। तो भैया आप बताइए, जिस तरह अभी ये बता रहे थे कि इन्होंने CPO को एप्लीकेशन दे दी है, मुतल्लिका जितने भी अफसरान ने एप्लीकेशन दी है, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला को, अगर इस के बावजूद भी अगर कोई एक्शन नहीं होता तो आप एज अ लायर कानूनी तौर पर कौन से इकदाम उठाएंगे? जी बिल्कुल जी, हम फिर उसके बाद हम जो कानूनी चाराजोई है उसकी तरफ आएंगे। जैसा कि वो आपको बता रहे हैं कि उनकी कॉल पर वो फौरन आते हैं, तो इससे साफ जो मतलब उनकी मैलाफाइड इंटेंशन है वो सामने आती है कि उन्होंने मतलब ऐसा क्या किया होगा कि वो गिल्टी होने के बावजूद जो है वो उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं, और जिनका मतलब कि बच्चे जो मतलब नामालूम हो चुके हैं, बच्ची मिल नहीं रही, तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही। जो थाने हैं, जो मुतल्लिका जो पुलिस अफसरान है, वो बात नहीं सुन रहे। तो हम 14 साला लड़की के अगवा का मामला हाशिर बड़ाइच हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पावरलूम मजदूरों और जिला इंतजामिया में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पावरलूम मजदूर उजरत में इजाफा न होने पर सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज को 12 रोज गुजर गए लेकिन कोई नतीजा ना निकल सका। जंग रोड पर ट्रैफिक की रवानी ताहाल मुअत्तल है, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताते हैं, फैसलाबाद पावरलूम मजदूरों और जिला इंतजामिया में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पावरलूम मजदूर उजरत में इजाफा ना होने पर सरापा एहतजाज है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फसीह नकवी से। जी फसीह, बताइएगा। जी बिल्कुल गुज़श्ता 12 रोज से पावर लूम्स के जो मुलाजमीन मजदूर है यहाँ पर उन्होंने जंग रोड पे जो है यहाँ पर एहतजाज किया हुआ है, और यहाँ पर बिल्कुल एक मसरूफ रोड है, आगे बिल्कुल एयरपोर्ट भी है, जिससे शहरियों को भी जो है यहाँ से गुजरने में जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। और यहाँ पर जो पावर लूम्स मुजाहिरीन है यहाँ पर अभी तक जो है डेड लॉक बरकरार है, और अभी तक यहाँ पर किसी किस्म के जो मुज़ाकरात है वो कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ पर हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं अभी तक ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोई पेशरफ्त या आपके और उनके दरमियान कोई अभी तक कोई मुआहिदा वगैरह तय पाया कि नहीं अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतजामिया तो फैसलाबाद मालकान के कोल ते जांदे ही नहीं। गवर्नमेंट ने पास किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 रुपया कम से कम तनख्वाह ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਉਹ 25,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਬੁਝ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, जिन्ना चेर साडा मसला हल नहीं हुंदा असीं इथों धरना लैके नहीं जाना, चाहे लाठी चार्ज करना। जी बिल्कुल, यहाँ पर 3 फरीक के दरमियान ये मामला घूम रहा है। एक यहाँ पर जो मुजाहिरीन है, दूसरी तरफ ज़िला इंतजामिया, तीसरी तरफ जहाँ पे इनका जो मिल ऑनर्स वगैरह उनके साथ इनका मामला। यहाँ पर ख़वातीन भी जो है अपने बच्चों समेत यहाँ पर मौजूद हैं, से बात करते हैं। लेकिन ये भी ब्लॉक की हुई है जिस वजह से शहरी को मुज़ाकरा अपना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हो रही है उनको। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पहले बात तो ये कि मेरा ज़िला इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मजदूरों के पास तो आते हैं कि आप पैसे कम कर लें, आप मालिकों से ये क्यों नहीं कहते कि मजदूर 14% ही ले लेगा, अपना बच्चा वो ना मजदूरों को दे दें। यहाँ पे मजदूर काम कर रहा है, वो 12 घंटे के लिए अपना बच्चा हमें दे दें, एक माँ, और जो मजदूर का गुजारना निकलेगा ना 14% से हम उसको पैसे देंगे। वो देखेंगे कि वो बंदा कैसे उनका बच्चा एसी से बाहर आके बैठता है और स्कूल कैसे छोड़ के आके वहां पे काम करता है, जिस तरह मजदूरों के बच्चे। नेशनल ग्रुप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्रुप लीडर मियां अदरीस और यूनाइटेड ग्रुप से इत्तेहाद करने वाले ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का की सुलह। दोनों फरीकैन ने सुलह में मरकजी किरदार अदा करने वाले कैसर शम्स कुच्छा का शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दो जो बड़े ग्रुप बन चुके थे, आज उनमें सुलह जो है वो हो चुकी है और फैसलाबाद की ताजर जो सियासत है उसके अंदर एक नया मोड़ आया है कि दोबारा से वही एक ग्रुप जो है वो दोबारा से एक ग्रुप बन चुका है। मियां दरीस यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मियां साहब बताइएगा, एक जो पिछला इलेक्शन है वो गुजर गया, लेकिन आज एक खुशाइंद मौका है कि दोबारा से आप इकट्ठे हो चुके हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहली बात तो ये कि हम इकट्ठे थे, और जब हम इकट्ठे होते हैं तो उसमें कोई ना कोई इख्तलाफ राय आ जाती है, और मेरा ख्याल है कि बड़े मुख्तसर से अरसे के लिए ये इख्तलाफ राय हुआ, वरना शाहद रज़ाक सिक्का जो है वो हमारे ही ग्रुप से इस चैम्बर के अंदर एज एग्जेक्टिव मेंबर भी रहा। बाकी शाहद रज़ाक पहले भी भाई था, देखने में शायद बड़ा लगे, शायद मुझसे छोटा है, तो अभी आज भी भाई है। मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, ये वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए एक इख्तलाफ राय की वजह से गैप आया, वरना ना वो दूर था ना हमसे बाहर था, और ना आज बाहर है। और अगर आइंदा के लिए भी मैं कह दूँ कि ये बाहर नहीं आएगा या बाहर नहीं जाएगा। शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अमन का पैगाम पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। जश्न आज़ादी में 2 दिन बाकी, शहरियों की बड़ी तादाद ने 14 अगस्त की शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा मरियम से। जी मरियम बताइएगा। हर कौम अपनी आज़ादी के दिन को जो है वो पुरजोश होकर मनाती है, तो फैसलाबादी जो है वो भी किसी से कम नहीं है। 14 अगस्त में जो है सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और फैसलाबादियों की बड़ी तादाद जो है वो मीरपुर बाजार में जो स्टॉल लगाए गए हैं जश्न आज़ादी के हवाले से, वहाँ पर जो है उमड़ आई है और वहाँ पर शॉपिंग जो है वो भी कर रही है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद है जो कि यहाँ पे शॉपिंग करने आए, उनसे बात करते हैं। पूछते सर बताइएगा कि 14 अगस्त में जो है सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगे हैं, यहाँ पे बैजेस, टोपियाँ और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे खून को जो है वो गरमाती हैं और आज़ादी का जो जोश है वो भी हमारा ताज़ा करती हैं। तो किस तरह से इसको जो है करेंगे उसका? जी इजहार क्या करना है जी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम के लिए, और जिस तरह पूरी कौम मना रही है इसी तरह से हम भी यहाँ आए हुए हैं इस अमीनपुर बाज़ार फैसलाबाद में। यहाँ पे हम भी मुख्तलिफ फैमिलीज़ को माशाल्लाह देख रहे हैं जिस जोश व जज्बे के साथ लोग आ रहे हैं, और डेफिनेटली जी ये अनबिलीवेबल और हम इसको बयान नहीं कर सकते, ये इतनी बड़ी हमारा खुशी का दिन है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है वो ता क़यामत जो है वो सलामत रखे। बस जी मैं तो यही कहूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल कहना था कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक जो है वो ता क़यामत सलामत रखे। मेरे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि घरों के लिए जो है झंडे वगैरह लिए जा रहे हैं, जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश खरोश से जारी है। शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मनाने के लिए विमेन कॉलेज सैटेलाइट की तालिबा भी मैदान में आ गई। तालिबा की जानिब से सरसब्ज पाकिस्तान बनाने का इरादा किया गया। इसी बारे में जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में गवर्नमेंट जो है वो ग्रेजुएट कॉलेज वेमन सेटेलाइट टाउन में जो है वो 14 अगस्त के हवाले से सरसब्ज पाकिस्तान के हवाले से जो है वो पौधे लगाने का जो है आगाज़ किया गया। हमारे साथ डीएफओ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर कितने पौधे लगाए जा रहे हैं इस कॉलेज में, और इसके अलावा और कौन से कॉलेजेस में पौधे लगाने चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमसाल ये जो है शजरकारी का, इसमें हमारा जंग का टारगेट 10 लाख पौधा है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट और अपने है आर्मी, बाकी चीज़ें, आर्मी, एजुकेशन और हेल्थ, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे दे रहे हैं, जबकि बाकी सब के लिए 2 रुपये पर प्लांट यहाँ पे नर्सरीज हमारी अवेलेबल है। वसीम अजीज आप हमें अपडेट कर रहे थे।